So hello everyone. So welcome to the magical video of professional ethics. अब इस पार्टिकुलर वीडियो को मैंने मैजिकल वीडियो का नाम क्यों दिया है, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। इस वीडियो के अंदर आप देखोगे कि बहुत ही कम समय में प्रोफेशनल एथिक्स के सारे क्लॉज नंबर, शेड्यूल नंबर, पार्ट नंबर्स एकदम फिंगर टिप्स में आ जाएंगे और साथ ही साथ कोड ऑफ एथिक्स की जो इंटरलिंकिंग वाली चीज़ें हैं, तो काफ़ी सारी इंटरलिंकिंग की चीज़ें आप ऐसे डेवलप कर लोगे जो शायद आपने अपने फुल फ्लैजेड क्लासेस में भी डेवलप नहीं करी थी, या करी थी तो एक समझ लो उन डिटेल्ड क्लासेस का एक बहुत ही कम समय में निचोड़ आपके सामने हाथ में आ जाएगा। So this is indeed a magical video and this is going to increase your marks in audit, that's for sure. So वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही अपने अच्छे कमेंट्स करें। आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो के बारे में, आप क्या चाहते हैं कि कौन से अगले टॉपिक्स के ऊपर अपन वीडियोस बनाएं ताकि हम लोग आपकी और सेवा कर सकें, राइट। तो सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर लेट अस रिमेंबर द क्लॉज नंबर, पार्ट नंबर, शेड्यूल नंबर्स। जिन बच्चों ने ऑलरेडी मेरे साथ क्लॉज नंबर, पार्ट नंबर, शेड्यूल नंबर याद किया हुआ है, तो आप अकॉर्डिंगली आगे बढ़ सकते हो, आगे प्रोसीड कर सकते हो, एंड यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड गो टू द इंटरलिंकिंग एक्सपेक्ट। ठीक है, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि बेटा देख लो, बहुत काम आएगा, बहुत फायदेमंद रहने वाला है। सबसे पहले आपको पता है प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर दो शेड्यूल्स होते हैं, एक शेड्यूल 1 होता है, एक शेड्यूल 2 होता है। पता है बेसिक डिफरेंस क्या होता है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में? शेड्यूल 1 में आप ये समझो कि शेड्यूल 1 इज ऑल अबाउट एट द सीएस ऑफिस एंड शेड्यूल 2 इज ऑल अबाउट द क्लाइंट्स प्रीमाइसेस। अब जितने भी क्लॉजेस है रिकॉल करके देखना, तो शेड्यूल 1 इज ऑल अबाउट द सीएस ऑफिस एंड शेड्यूल 2 इज ऑल अबाउट द क्लाइंट्स प्रीमाइसेस, सो दैट इज व्हाई शेड्यूल 2 इज मोर स्ट्रिक्टर इन नेचर। अब देखिएगा सर, शेड्यूल 1 के 4 पार्ट्स हैं, शेड्यूल 2 के 3 पार्ट्स हैं। मेरे साथ रिपीट करके बोले, शेड्यूल 1 के 4 पार्ट्स हैं, शेड्यूल 2 के 3 पार्ट्स हैं। वेरी गुड, मैं आपको देख रहा हूं बेटा, देख रहा हूं आपको। सो रहे हो, यू लेटे वीडियो देख रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, बी एक्टिव। चलो, तो मेरे साथ रिपीट करके बोलो, शेड्यूल 1 के 4 पार्ट्स हैं, शेड्यूल 2 के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है जी। अब पार्ट 1 में सबसे पहले किसका नंबर आएगा? सबसे पहले सीएन प्रैक्टिस वालों का नंबर आएगा। ठीक है जी, सबसे पहले प्रैक्टिस वालों का नंबर आ गया। उसके बाद किसका नंबर आएगा सर? उसके बाद सर्विस वालों का नंबर आएगा। ठीक है भाई, सर्विस वालों को बुला लिया। फिर पार्ट 3 में किसका नंबर आएगा? अरे सर, प्रैक्टिस वाले भी आ गए, सर्विस वाले भी आ गए, तो जनरल कैटेगरी मान लो जिसमें प्रैक्टिस वाले भी इंक्लूडेड हैं, सर्विस वाले भी इंक्लूडेड हैं। तो पार्ट 1 सीएन प्रैक्टिस के लिए, पार्ट 2 सीएन सर्विस के लिए, पार्ट 3 सीएन जनरल के लिए। और एक चीज याद रखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों ही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए हैं, और जो आखिरी का पार्ट है पार्ट 4 वो अदर मिसकंडक्ट के लिए है। ठीक है जी। तो पार्ट 1 सीएन प्रैक्टिस के लिए, और इसके अंदर याद रखिए क्लॉजेस हैं 12, इसके अंदर याद रखिए क्लॉजेस हैं 12। फिर पार्ट 2 है सीएन सर्विस के लिए, पार्ट नंबर क्या है? 2, तो क्लॉजेस भी कितने होंगे? 2। ठीक है जी। फिर पार्ट नंबर 3, अब पार्ट नंबर 3 किसके लिए है सर? पार्ट नंबर 3 है सीएन जनरल के लिए। पार्ट नंबर कितना है सर? 3 है, तो क्लॉजेस कितने होंगे सर? क्लॉजेस भी 3 होंगे। क्लॉजेस कितने हैं सर? क्लॉजेस भी 3 होंगे। सो क्वाइट लॉजिकल। और पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट, इसमें क्लॉजेस 2 हैं, तो कुल मिला के आप देखोगे तो 19 क्लॉजेस हैं। और पहले जो 3 पार्ट्स हैं वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए है, और जो आखिरी पार्ट है वो अदर मिसकंडक्ट के लिए है। ठीक है जी। उसके बाद शेड्यूल 2, अब शेड्यूल 2 में होंगे सर 3 पार्ट्स, एक पार्ट हमने कम कर दिया, शेड्यूल नंबर 1 आगे भराया, पार्ट कम कर दिया। ठीक है जी। अब पार्ट 1 किसके लिए? सीएन प्रैक्टिस वालों के लिए। अब देखना, यहाँ पे सीएन सर्विस गायब हो जाएगा। पता है क्यों सीएन सर्विस गायब हो जाएगा? क्योंकि बेटा जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो तो हमेशा अदर मिसकंडक्ट के लिए होता है। तो शेड्यूल 1 का अगर पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट है, तो शेड्यूल 2 का पार्ट 3 अदर मिसकंडक्ट होगा। तो पार्ट जो लास्ट वाला पार्ट है वो तो अदर मिसकंडक्ट के लिए है, मतलब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के तो 2 ही पार्ट्स बचे, तो एक पार्ट में डाल दिया सीएन प्रैक्टिस, एक में डाल दिया सीएन जनरल। ठीक है जी। अब पार्ट 1 में है 10 क्लॉजेस, तो शेड्यूल नंबर है कितना? 2। तो अकॉर्डिंगली शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में क्लॉजेस कितने थे? 2। अब आ गया शेड्यूल 2 में, तो शेड्यूल 2 में आ गया, मतलब सर 2 क्लॉजेस हमने माइनस कर दिया, यहां से हमने 2 क्लॉजेस माइनस कर दिया, 12 - 2 कर दिया। पार्ट 2 में कितने क्लॉजेस थे सर बताना? पार्ट 2 में कितने क्लॉजेस थे शेड्यूल 1 में? सर हम बताएंगे 2 क्लॉजेस थे। तो बेटा अब यहाँ कितना होगा? 2 + 2, वहां -2 किया था, यहाँ बैलेंस करने के लिए फर्स्ट 2 करना पड़ेगा, यानी 4 क्लॉजेस। ठीक है। तो पार्ट 1 में 12 से 2 माइनस कर दिया, 10 क्लॉज, और पार्ट 2 में 2 से 2 प्लस कर दिया, 4 क्लॉज, और पार्ट 3 में 1 क्लॉज है अदर मिसकंडक्ट, एक ही क्लॉज है अदर मिसकंडक्ट। ठीक है जी। अब उसके बाद देखना सर, शेड्यूल 1 में पार्ट 1 कितने क्लॉजेस थे?
अब देखना शेड्यूल 1 में पार्ट 1 में कितने क्लॉजेस थे बेटा, 12 क्लॉजेस थे। अब सबसे पहले क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 12 को साथ में याद रखेंगे हम। क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 12 को साथ में याद रखेंगे हम। सिर्फ अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस है नंबर्स याद करने में है और इंटरलिंकिंग एक्सपेक्ट डेवलप करने में है, ठीक है जी। तो क्लॉज नंबर 1 और 12 को साथ में याद रखेंगे। क्लॉज 1 बोलता है दैट कोई भी दूसरा सीए, एक सीए के कोई भी दूसरा बंदा एक सीए के नाम पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। कोई भी दूसरा बंदा एक सीए के नाम पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। फिर उसके एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी दूसरा बंदा एक सीए के नाम पे प्रैक्टिस करता है तो वो गिल्टी हो जाएगा। फिर उसके एक्सेप्शंस दिए हुए क्लॉज 1 में कि भाई अगर वो बंदा सीए इन प्रैक्टिस है, उसका पार्टनर है, उसका एम्प्लॉय है तो चलेगा। तो कुल मिला के क्लॉज 1 में इतना याद रखो कि इट अलाउज अनदर सीए टू प्रैक्टिस इन हिज नेम, या फिर आप इस तरीके से याद रखो not allows anyone to practice in his name, not allows anyone else to practice in his name, ठीक है जी। और क्लॉज 12 हो गया साइनिंग। क्लॉज 1 में प्रैक्टिस था, क्लॉज 12 में साइनिंग है। क्लॉज 1 में प्रैक्टिस था, क्लॉज 12 में साइनिंग है। नॉट अलाउज एनीवन टू साइन इन द नेम, बस वो सीए ही साइन कर सकता है, दूसरा सीए प्रैक्टिस से साइन कर सकता है जो कि पार्टनर भी हो, तो वो दिया हुआ है क्लॉज 12 में। तो क्लॉज 1 बोलता है कि भाई किसी और को प्रैक्टिस नहीं करने देंगे सीए के बिहाफ पे, फिर एक्सेप्शंस दिया हुआ है। और क्लॉज 12 बोलता है किसी और को साइन नहीं करने देंगे सीए के बिहाफ पे, फिर एक्सेप्शंस दिया हुआ है। फिर उसके बाद आप ना स्लैंग याद रखोगे, एक फ्लो में याद रखोगे। क्या याद रखोगे मेरे साथ बेटा, इस तरीके से याद रखोगे, मेरे साथ एकदम रिपीट करोगे। ना देने का ना लेने का, साथ साथ बोल बेटा, ना देने का ना लेने का ना पार्टनरशिप एंटर करने का। क्या बात कर दी सर, मजा आ गया। ना देने का ना लेने का ना पार्टनरशिप एंटर करने का। बोलो बोलो बोलो, साथ में बोलो, जो नहीं बोल रहा पाप लगेगा। ना देने का ना लेने का ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिट करने का, ना एडवर्टाइज करने का। ना देने का ना लेने का ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिट करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करना है का, उसके बाद पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का, उसके बाद पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का, पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का। अब पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट क्यों करेंगे जी, टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 139, 140, 141। 139 अपॉइंटमेंट वाला जो सेक्शन है, 140 रिमूवल रेजिग्नेशन वाला जो है, 141 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो है। तो 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करने का, 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करने का। तो ना देने का ना लेने का ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिट करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का, पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का, 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करने का। और फिर मैंने क्या सोचा पता है, मैंने सोचा चलो भाई सारा काम हो गया, अपन ने पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट भी कर लिया, 139, 140, 141 का कंप्लायंस भी इंश्योर कर लिया। अब मजे में अपन परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज क्या करेंगे। तो ऐसे ने बोला ना परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज नहीं करने का। फिर सीए ने सोचा अरे भाई दूसरा बिजनेस करके पैसा कमाएंगे, तो फिर से ऐसा ने बोला ना दूसरा बिजनेस भी नहीं करने का। तो ना देने का क्लॉज 2, ना लेने का क्लॉज 3, ना पार्टनरशिप एंटर करने का क्लॉज 4, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का क्लॉज 5, ना सॉलिसिट करने का क्लॉज 6, ना एडवर्टाइज करने का क्लॉज 7, पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का क्लॉज 8, 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करने का क्लॉज 9, परसेंटेज बेसिस में फीस नहीं लेने का क्लॉज 10, दूसरा बिजनेस नहीं करने का क्लॉज 11, ठीक है जी। तो साथ साथ 3-4 बार रिपीट कर लेना, ठीक है ना। फिर अब पार्ट 2 में क्या करना है सर, पार्ट 1 तो हो गया, पार्ट 2 किसके लिए था बेटा, सीएम सर्विस के लिए था। पार्ट 2 में भी ना देने का ना लेने का, ना देने का यानी क्लॉज 1, ना लेने का यानी क्लॉज 2। ना देने का ना लेने का में होता क्या है भाई, वो तुम क्लॉजेस में देखोगे कि वो प्रॉफिट का कुछ शेयर नहीं देना है, ना लेने का किसी और के प्रॉफिट से शेयर नहीं लेना है, किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करना है, एक्सेप्शंस दिया हुआ है, गलत तरीके से काम सिक्योर नहीं करना है, सॉलिसिट नहीं करना है किसी गलत तरीके से काम को क्लॉज 6 में, एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं करना है क्लॉज 7 में, पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करना है क्लॉज 8 में, ठीक है ना। 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करना है क्लॉज 9 में, परसेंटेज बेसिस में फीस नहीं लेना है क्लॉज 10 में, दूसरा बिजनेस नहीं करना है क्लॉज 11 में। और पार्ट 2 में ना देने का ना लेने का, ठीक है भाई। और पार्ट 3 में सुन लो बेटा, पार्ट 3 में औकात नहीं भूलने का, पार्ट 3 में औकात नहीं भूलने का। बेटा एसीए है तो एसीए की तरह रहे, एफसीए बन के रिप्रेजेंट ना कर, ठीक है भाई। औकात नहीं भूलने का, एसीए हो तो एसी बन के रहने का, जो इंफॉर्मेशन मांगे चुपचाप दे देने का, एंड राइट का फॉल्स नहीं भरने का, राइट का फॉल्स नहीं भरने का।
तो भाई पार्ट 3 में औकात नहीं भूलने का, एसीए हो भाई, एफसीए बन के मत दिखा। जो इन्फॉर्मेशन मांगा आईसीआई ने, काउंसिल ने, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने, डिसिप्लिनरी कमेटी ने, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने, चुपचाप दे देने का और राइट ऑफ फॉल्स नहीं भरने का फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 6 एंड क्लॉज 7। और वरना अगर पार्ट 4 में, याद रखना बेटा, वरना पार्ट 4 में अगर आईसीआई नाराज हो गया तो 6 महीने तक की जेल, इसीलिए इंस्टीट्यूट को बदनाम नहीं करने का। तो 6 महीने तक की जेल क्लॉज 1 पार्ट 4 का, इसीलिए इंस्टीट्यूट को बदनाम नहीं करने का। डोंट ब्रिंग डिसरेप्यूट टू आईसीआई। सो दिस इज क्लॉज 2 एंड बोथ आर अदर मिसकंडक्ट, ठीक है ना। पार्ट 4 इज अदर मिसकंडक्ट। तो अगर अदर मिसकंडक्ट आपने कुछ भी किया है अपार्ट फ्रॉम द प्रोफेशन, आपको अगर 6 महीने तक की जेल हो जाती है तो क्लॉज 1। अगर आप आईसीआई को डिसरेप्यूट लेके आते हो, कुछ भी ऐसा काम करते हो जिससे इंस्टीट्यूट को धब्बा लगता है, इंस्टीट्यूट की बदनामी होती है, क्लॉज 2। तो ये क्या हो गया सर अपना शेड्यूल 1 पूरा का पूरा। उसके बाद सर शेड्यूल 2 किसके बारे में पता है? शेड्यूल 2 है क्लाइंट के बारे में। शेड्यूल 2 है क्लाइंट के बारे में। अब कुछ बहुत ही इरिटेटिंग क्लाइंट्स होते हैं, बोलते हैं ना वो चूजे वाले क्लाइंट्स, बहुत ही इरिटेटिंग क्लाइंट्स होते हैं। अब सोचो आपने अपने मॉल में ना 3-3 क्लाइंट को एक साथ देखा, आपने अपने मॉल में 3-3 क्लाइंट को एक साथ देखा, आपका रिएक्शन क्या होगा पता है? आपका रिएक्शन होगा ट्रिपल सीज, ओ माय गॉड। क्या रिएक्शन होगा? ट्रिपल सीज, ओ माय गॉड, ट्रिपल सीज, ओ माय गॉड। एविडेंसेस भी नहीं लिया, स्टैंडर्ड्स कंप्लाई भी नहीं किया, एंड क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में भी नहीं डाला। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? शेड्यूल 2 पार्ट 1, 3 सीज को आपने एक साथ देखा, ट्रिपल सीज, ओ माय गॉड, एविडेंसेस भी नहीं लिया, स्टैंडर्ड्स कंप्लाई भी नहीं किया, एंड क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं डाला। तो व्हाट इज ट्रिपल सीज? सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज 1। क्लाइंट का कोई भी इंफॉर्मेशन है उसे कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल क्लाइंट का कंसेंट हो या लॉ में ऑथराइजेशन हो। दूसरी चीज, सर्टिफिकेशन विदाउट एग्जामिनेशन क्लॉज 2। आपने कभी भी किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट को सर्टिफाई नहीं करना है विदाउट एग्जामिनेशन अनलेस एंड अनटिल इट इज एग्जामिन्ड बाय either yourself or your partner or your employee or another C in practice. And triple C, C for contingent upon future earnings. That is the earnings should not be contingent on the future transactions. Contingent upon future transactions, sorry. That is the earnings should not be contingent upon future transactions. जैसे कि prospected financial information, कि जो prospected financial information बनाया जाता है जहाँ पे जो earnings होती हैं वो contingent होती हैं future transactions के ऊपर, तो सीए उन सर रिपोर्ट्स को अपना नाम रेंडर नहीं करेगा जब तक वो ऐसे ही 3400 के कंडीशंस पूरा ना हो जाए। मैं किसी भी क्लॉज को भी डिटेल में लेके नहीं जा रहा, बस अपन नाम याद कर रहे हैं। उसके बाद ओ से ओपिनियन, ओ से ओपिनियन। तो हम लोग ओपिनियन नहीं दे सकते अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हमारा या हमारे पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। हम लोग ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हमारा या हमारे पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। फिर ओ माय गॉड, एम में एक्स्ट्रा वजन देना था यार, एम से 2 पॉइंट है। एम फॉर मटेरियल फैक्ट, अच्छा कॉन्टिंजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजेक्शन क्लॉज 3, ओपिनियन क्लॉज 4, मटेरियल फैक्ट क्लॉज 5, मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्लॉज 7, मटेरियल फैक्ट क्लॉज 5, मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्लॉज 7। मटेरियल फैक्ट क्या हो जाता है बेसिकली कि कोई चीज ऐसी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज की जानी चाहिए थी बट मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज की जानी चाहिए थी, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया। आपको पता है एज ए ऑडिटर बट आप चुप हो, तब आप गिल्टी हो जाते हो, क्लॉज 5। मटेरियल मिस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चीज रिपोर्ट की गई है, गलत रिपोर्ट की गई है, आपको पता है वो चीज गलत रिपोर्ट की गई है, आप चुप हो, क्लॉज 6। ग्रॉसली नेग्लिजेंस, जी फॉर ग्रॉसली नेग्लिजेंस क्लॉज 7। एविडेंस नॉट ऑब्टेन्ड, आपने एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं किए फिर भी आपने ओपिनियन दे दिया, क्लॉज 8, गिल्टी हो जाओगे। फेलियर टू कंप्लाई विद जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स क्लॉज 9, दैट इज एसएसबी कंप्लाई नहीं किया। एंड क्लाइंट मनी नॉट गिवन इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट क्लॉज 10, क्लाइंट आपको कुछ भी पैसे देता है अपार्ट फ्रॉम योर फीस देन दैट हैज टू बी गिवन इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, बट जो पैसा मिला है अगर वो रिजनेबली शॉर्ट टर्म में खर्च करना होता है तब अलग से सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करने की जरूरत नहीं होती है, दैट इज क्लॉज 10। अब देखना जी, शेड्यूल 1 वाज अबाउट ट्रिपल सीज, 3 सीज के बारे में था, है ना। तो आपका रिएक्शन आया था ट्रिपल सीज, ओ माय गॉड, एविडेंसेस भी नहीं लिए हमने, एसेस यानी गैप कंप्लाई भी नहीं किया और क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में भी नहीं डाला। अब पार्ट 2 इज द कहानी अबाउट डबल सीज, नॉट ट्रिपल सीज। पार्ट 2 इज द कहानी अबाउट डबल सीज, डबल सीज की कहानी है ये। और डबल सीज ने क्या किया पता है? आईसीआई को फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया। डबल सीज ने आईसीआई को फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया और जो भी पैसा प्रोफेशनल कैपेसिटी में मिला उसे इम्बेजल किया, जो भी पैसा प्रोफेशनल कैपेसिटी में मिला उसे बेटा इम्बेजल किया, ठीक है जी।
तो सबसे पहले यहां पे डबल सीज, गिवन फॉल्स इंफॉर्मेशन प्लस एम्बेजलमेंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो सी से कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट रेगुलेशन गाइडलाइंस, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस, क्लॉज 1। सी से कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर सीए इन सर्विस, क्लॉज 2। जी हां, कॉन्फिडेंशियलिटी है यहां पे भी, बट सीए इन सर्विस के लिए है। फिर गिवन फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स 3, गिवन फॉल्स इंफॉर्मेशन, क्लॉज 3। तो बेसिकली आपसे आईसीआई ने या बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने या डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट ने या क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने या अपलेट ट्रिब्यूनल ने वहां पे कोई इंफॉर्मेशन मांगा, आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया, क्लॉज 3। एंड एम्बेजलमेंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, क्लॉज 4। तो ये सारे सर क्या क्लॉजेस हैं, ये सारे सर क्या हैं, क्लॉजेस हैं। दैट इज शेड्यूल 2 इज द कहानी ऑफ डबल सी, है ना। शेड्यूल 2 पार्ट 1 इज द कहानी ऑफ ट्रिपल सीज एंड पार्ट 2 इज द कहानी ऑफ डबल सीज। दैट डबल सीज ने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया और एम्बेजल किया मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो सी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट रेगुलेशन गाइडलाइंस, क्लॉज 1, सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सी एंड सर्विस, क्लॉज 2 एंड गिवन फॉल्स इंफॉर्मेशन, क्लॉज 3। अब देखना सर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखना, कुछ इंटरलिंकिंग वाली चीजें देखना। सबसे पहले एक सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूं, इंफॉर्मेशन मांगा है काउंसिल ने या फिर पीयर रिव्यू बोर्ड ने या क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने या अपलेट अथॉरिटी ने, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने, डिसिप्लिनरी कमेटी ने। यहां दो सिचुएशंस बन सकती है सर, एक तो इंफॉर्मेशन दिया नहीं सीए ने और एक फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया। अब बताना क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आएगा बेटा। तो इंफॉर्मेशन दिया नहीं, इंफॉर्मेशन दिया नहीं सर, शेड्यूल 1 की शेड्यूल 2 याद करो क्या था। शेड्यूल 1 पार्ट 1 पहले तो ना देने का ना लेने का पूरा चल रहा था, पार्ट 2 में ना देने का ना लेने का, पार्ट 3 में औकात नहीं भूलने का, जो भी इंफॉर्मेशन मांगे चुपचाप दे देने का, इंफॉर्मेशन नॉट गिवन। यानी क्लॉज 2 पार्ट 3 सेकेंड शेड्यूल 1 और गिवन फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो क्या था, डबल सीज गिवन फॉल्स इंफॉर्मेशन, यानी पार्ट 2 क्लॉज 3 शेड्यूल 2। और मान लो सर आपसे कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी ने इंफॉर्मेशन मांगी है, जैसे कि आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, और फिर जाके आपने या तो इंफॉर्मेशन दिया नहीं या फॉल्स इंफॉर्मेशन, तब क्या आ जाएगा सर, अदर मिसकंडक्ट। अगर कोई भी चीज किसी भी क्लॉज में कवर्ड नहीं है या फिर आपने पर्सनल लाइफ में गलत किया तो वो अदर मिसकंडक्ट में आ जाता है। तो ये किस में आ जाएगा सर, अदर मिसकंडक्ट में आ जाएगा। ओके, उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी। सर कॉन्फिडेंशियलिटी की भी दो सिचुएशंस हैं, एक सीएन प्रैक्टिस के लिए, एक सीएन सर्विस के लिए। बेटा बताना सीएन प्रैक्टिस के लिए कहां किया हमने, ट्रिपल सीज, ओ माय गॉड, क्लॉज 1 पार्ट 1 शेड्यूल 2। और सीएन सर्विस के लिए क्या देखा हमने सर, दैट इज डबल सी गिवन फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो यानी क्लॉज 2 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल। ग्रॉसली नेग्लिजेंस, आपको पता है सर ग्रॉसली नेग्लिजेंस का जो हमने किया था कि सीएन प्रैक्टिस कभी भी ग्रॉसली नेग्लिजेंट नहीं हो सकता, लापरवाह नहीं हो सकता। तो सीएन प्रैक्टिस के लिए भी होता है सर, सीएन सर्विस के लिए भी होता है। सीएन प्रैक्टिस के लिए कहां किया था हमने, क्लॉज 7 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल, ट्रिपल सीज, ओ माय गॉड। और सीएन सर्विस के लिए भी आपको पता ही आता है काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 के अंदर। और अगर कोई भी चीज काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में आती है और अगर इसका कॉन्ट्रावेंशन होता है तो यहां पे क्लॉज 1 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल भी लग जाता है, that is double C is given false information। clause 1 part 2 second schedule, that is double C is given false information। और पहला C क्या था, contravention of act regulation guidelines। अगला सिचुएशन क्लाइंट्स मनी। क्लाइंट मनी से रिलेटेड 3 क्लॉजेस बन सकते हैं। पहला नॉट केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट, दूसरा embezzlement of money received in professional capacity, या तीसरा embezzlement of money received in personal capacity। नॉट केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट याद होगा बेटा, clause 10 part 1 second schedule। embezzlement of money received in professional capacity तो याद होगा आपको, clause 4 part 2 second schedule। एंड अगेन embezzlement of money received in personal capacity तो क्या बन जाएगा सर, ये अदर मिसकंडक्ट बन जाएगा। अगला सिचुएशन सर कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर। आपको पता है ये बात दो जगह आती है, जब आप कम्युनिकेट करते हो प्रीवियस ऑडिटर को तो इसमें एक पॉइंट आता है कि अगर प्रीवियस ऑडिटर का अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी पे नहीं हुआ है तो आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे, डोंट एक्सेप्ट ऑडिट, जिसका आपको याद होगा एक एक्सेप्शन दिया हुआ है सिक यूनिट। ठीक है, अब ये बात दो जगह आती है, एक जगह आती है सर क्लॉज 8 पार्ट 1 शेड्यूल 1 के अंदर,
और दूसरा काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 के अंदर भी आता है। और अगर काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 के अंदर आ गया बेटा तो क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल इसमें भी आ जाएगा। दूसरी चीज गाइडलाइंस ऑन टेंडर, एक टेंडर को लेकर गाइडलाइन का कॉन्सेप्ट है। आप ये भी देखोगे बेटा दो जगह आएगा, एक आएगा क्लॉज 6 सॉलिसिटेशन वाले क्लॉज में पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, और दूसरा काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 में आएगा। और काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 आएगा तो आपको पता ही और क्या क्या आ सकता है। उसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट की गाइडलाइंस है ये भी याद रखिएगा, क्लॉज 7 में भी आएगा, 6 में भी आता है कुछ कुछ जगह, प्लस काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में भी आता है। एसीए एक्टिंग एज एफसीए, दैट इज औकात नहीं भूलने का, याद है ना बेटा, औकात नहीं भूलने का, दैट इज क्लॉज 1 पार्ट 3 शेड्यूल 1। ये साथ ही इसके सेक्शन 5 भी आता है, दैट इज एसीए कौन होता है, एफसीए कौन होता है। और अगर सेक्शन आ गया, सेक्शन 5 आ गया मतलब कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट, अगर सेक्शन 5 कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट, मतलब वहां पे क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल भी आ जाएगा। और इसके अलावा सर और भी चीजें हैं रेफरेंसेस में जो ध्यान रखनी होती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं शेड्यूल 1 पार्ट 1, इसके अंदर जो क्लॉज 2 और क्लॉज 3 है बेटा, इसके साथ रेफरेंस आता है एक रेगुलेशन का, लिख के रख लेना, रेगुलेशन 53A ऑफ सीए रेगुलेशंस 1988। तो जब भी क्लॉज 2-3 का सवाल आए तो इस रेगुलेशन को भी रेफर कर देना। लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स का नाम दिया हुआ है। क्लॉज 4 में भी एक रेगुलेशन आता है, रेगुलेशन 53B, वहां भी लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स का नाम दिया हुआ है जिनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो। फिर क्लॉज 10 में बेटा एक रेगुलेशन आता है, रेगुलेशन 192, जहां एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि कहां कहां आप परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज कर सकते हो। क्लॉज 11 क्या था बेटा, दूसरा बिजनेस नहीं करने का। इसके अंदर एक रेगुलेशन 190A दिया हुआ है और 191 दिया हुआ है, दैट इज बिना आईसीआई से पूछे क्या क्या कर सकते हो, बिना आईसीआई से पूछे क्या क्या कर सकते हो। क्लॉज 27 के साथ सेक्शन 26 का रेफरेंस आता है, क्लॉज 7 के साथ एक सेक्शन 7 है उसका रेफरेंस आता है। शेड्यूल 2 के पार्ट 1 का जो अपना क्लॉज 1 है कॉन्फिडेंशियलिटी, इसके साथ ऐसे 200 का रेफरेंस आता है बिकॉज वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता है। क्लॉज 3 के अंदर ऐसे ही 3400 का रेफरेंस आता है, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और क्लॉज 4 के अंदर सेक्शन 141 का रेफरेंस साथ में आ जाता है, दैट इज एक्सप्रेसिंग ओपिनियन व्हेन यू और योर पार्टनर हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कोड ऑफ एथिक्स की जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो अक्सर बच्चों को ध्यान नहीं रहता है, बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है ना, तो आई बिलीव कि स्टार्टिंग वाली सारी चीजें याद हो गई होंगी। इंटरलिंकिंग वाली चीज आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा सारा। और ये रेफरेंसेस साथ में याद रख लेना बेटा कि क्लॉज 2-3 ऑफ शेड्यूल 1 पार्ट 1 के साथ रेगुलेशन 53A लगेगा, क्लॉज 4 के साथ रेगुलेशन 53B लगेगा, क्लॉज 10 के साथ रेगुलेशन 192 लगेगा, एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, क्लॉज 11 के साथ रेगुलेशन 190A और 191 लगेगा, क्लॉज 12 के साथ सेक्शन 26, क्लॉज 7 सेक्शन 7 लगेगा, एंड अकॉर्डिंगली शेड्यूल 2 में ये सारे रेफरेंसेस लगेंगे। बाकी बेटा पूरा प्रोफेशनल एथिक्स का कॉम्प्रिहेंसिव मैराथन वीडियो, रिवीजन वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगा। उसके अंदर दोबारा से ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे विद कंप्लीट रिवीजन ऑफ द चैप्टर, और उसमें आपको मजा आ जाएगा। लेकिन उसके लिए बेटा आपको इस वीडियो को करना पड़ेगा सर्कुलेट जितना हो सके उतना ज्यादा, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और मैं वादा करता हूं कि ऐसा मैराथन लेके आऊंगा आपके लिए प्रोफेशनल एथिक्स का जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।